नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इसी यूट्यूब चैनल सबसे जितेंद्र पर। जैसा कि कल हम लोग भारत के भूगोल में पढ़े थे भारत के जो पड़ोसी देश तथा भारत के जो स्थलीय तथा जलीय सीमाएं हैं, इनके बारे में कल हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देश, अर्थात भारत में जो भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं, आज हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के समुद्री पड़ोसी देश अगर बात किया जाए तो भारत के समुद्री पड़ोसी देशों में तो भारत के कुल 3 प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश हैं, जिसमें से पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, तीसरा है इंडोनेशिया। ये 3 प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश हैं भारत के। लेकिन अगर पूछा जाए समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सा है, तो समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, उसका नाम है श्रीलंका। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हैं कि भारत के जो प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है श्रीलंका। और यही श्रीलंका है जो समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश भी है। दूसरा है मालदीव, दूसरा यहाँ पर द्वीपों के रूप में छोटे छोटे खंडों में टूटा हुआ यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है मालदीव। और तीसरा है इंडोनेशिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है छोटा सा, बहुत छोटा सा भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है मानचित्र में, इसका नाम है इंडोनेशिया। तो हमें भारत के 3 प्रमुख समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ना है। तो इसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग श्रीलंका, दूसरा पढ़ेंगे मालदीव तथा तीसरा पढ़ेंगे इंडोनेशिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कुल 7 है। 7 में आपको याद होगा सबसे पहला होगा पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है म्यांमार तथा 7वां है बांग्लादेश। इन सब के बारे में कल हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तथा इसके साथ अगर पूछे भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश था जिसका नाम था बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश था बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश था जिसका नाम था अफगानिस्तान ये सबसे छोटी सीमा बना रहा था। और अगर पूछा जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित थी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। इसके बारे में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देशों को। इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस देश को जिसका नाम है श्रीलंका। आइए स्टार्ट करते हैं श्रीलंका। अगर बात किया जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में, दोनों में मिला के लगभग स्थित है। अगर बात किया जाए श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम या पुराना नाम था वो उसका नाम था सिलोन। अगर पूछा जाए श्रीलंका का आकार कैसे दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं ये है श्रीलंका। और श्रीलंका का आकार अगर देखा जाए तो अगर फलों से बात किया जाए, फलों से मिलाया जाए, तो श्रीलंका का जो आकार है वो नारियल के आकार का दिखाई देता है। अगर और पूछा जाए और किसके समान है, तो अश्रु के समान है। अश्रु का मतलब आंसू, आई ड्रॉप। तो इसका जो आकार है आंसू के समान या नारियल के आकार का मैच करता है। श्रीलंका का आकार आंसू या नारियल के आकार से मैच करता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूछा जाता है श्रीलंका भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है या पृथक होता है, तो श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रीलंका है और इधर जो है भारत है। अब पूछा जाए किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो यहाँ पर बीच में जो जलीय क्षेत्र है इसे कहा जाता है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। अब यहाँ पर एक बात आई है कि किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि के उत्तर में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो पाक जल संधि के उत्तर में
पाक जल संधि, यहाँ पर पाक जल संधि है। पाक जल संधि के उत्तर में स्थित है पाक की खाड़ी। पाक जल संधि के उत्तर में स्थित है कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी। तथा पाक जल संधि के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्थित है पाक स्ट्रेट। उसके बाद जो पाक स्ट्रेट है या पाक जल संधि है, अगर पूछा जाए ये वाला जो भाग है पाक जल संधि, पाक जल संधि के उत्तर में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो पाक जल संधि के उत्तर में स्थित है पाक की खाड़ी। ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है पाक की खाड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है पाक बे। अगर पूछा जाए इसके दक्षिण में कौन सी जल राशि स्थित है? तो पाक जल संधि के दक्षिण में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। तो ये चीज यहाँ पर लिखी भी गई है कि पाक जल संधि के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब जो तमिलनाडु, भारत का जो दक्षिणी राज्य है ये वाला तमिलनाडु और ये वाला है श्रीलंका। अगर पूछे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा ब्रिज स्थित है या भारत और तमिलनाडु के बीच कौन सा ब्रिज स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है आदम ब्रिज। आदम ब्रिज जो है या इसी को कहा जाता है राम सेतु। राम सेतु या कहां पर है? तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। तमिलनाडु भारत का राज्य है, तो पाक का आदम ब्रिज जो है या तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर पूछा जाए आदम ब्रिज या राम सेतु की कुल लंबाई कितना है, तो इसकी कुल लंबाई है 48 किलोमीटर। राम सेतु या आदम ब्रिज की कुल लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 48 किलोमीटर। यहाँ पर स्थित है आदम ब्रिज या इसी को कहा जाता है राम सेतु। जो श्रीलंका है, श्रीलंका को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। श्रीलंका को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मोतियों का द्वीप? क्योंकि यहाँ से जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी से यहाँ से मोती निकाले जाते हैं। मन्नार की खाड़ी से मोती निकाले जाते हैं, इसलिए श्रीलंका को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। वैसे अगर मोतियों का देश पूछा जाए कि मोतियों का देश किसे कहा जाता है, तो मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है। मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है, लेकिन अगर मोतियों का द्वीप पूछे तो मोतियों का द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन्नार की खाड़ी से यहाँ से मोती निकाले जाते हैं, इसलिए श्रीलंका को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिलोन था। इसका आकार कैसे है? नारियल या आंसू के समान है, आंसू। नेक्स्ट, किस जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है? श्रीलंका भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि के उत्तर में क्या है? पाक जल संधि के उत्तर में है पाक की खाड़ी तथा पाक जल संधि के दक्षिण में कौन सी जल राशि स्थित है? पाक जल संधि के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है तथा इसकी लंबाई कितना है? 48 किलोमीटर। अब बात किया जाए तो श्रीलंका है, श्रीलंका को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है तथा मोतियों का देश किसे कहा जाता है? तो मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं, ये है श्रीलंका का मानचित्र। अगर इसका आकार आप देखेंगे तो इसका आकार जो है नारियल फल या आंसू के समान मैच करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। यह है पाक जल संधि और इसी के द्वारा भारत से अलग होता है। पाक जल संधि इससे जो है श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जल संधि के उत्तर में क्या है? तो पाक जल संधि के उत्तर में है पाक की खाड़ी तथा पाक जल संधि के दक्षिण में क्या है? पाक जल संधि के दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। और आदम ब्रिज जो है, आदम ब्रिज या तमिलनाडु की, देखिए तमिलनाडु राज्य है, यहाँ से लेके श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज स्थित है। और इसी आदम ब्रिज को इसी को क्या कहा जाता है? इसी आदम ब्रिज को कहा जाता है राम सेतु। अगर राम सेतु की लंबाई पूछा जाए तो राम सेतु की लंबाई है कुल 48 किलोमीटर। आगे चलते हैं, मालदीव दूसरा देश है मालदीव। अगर मालदीव की बात किया जाए, मालदीव कहां पर स्थित है? तो मालदीव जो है अरब सागर में स्थित है। मालदीव अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो छोटे छोटे एकदम द्वीपों के रूप में टूटा फूटा स्थित है, इसका नाम है मालदीव। किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है।
अब जो मालदीव है यह मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। मालदीव किससे बना हुआ है? तो मालदीव मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। इसी को कहा जाता है, इसीलिए इसे कोरल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है मूंगे की चट्टान, ये क्या चीज है या कोरल द्वीप क्या है? तो मूंगा जो है या कोरल जो है यह एक जलीय जीव होता है। मूंगा या कोरल यह एक जलीय जीव होता है जिसका आकार लगभग 2 सेंटीमीटर, जिसका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 2 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। बहुत छोटा छोटा जीव होता है और इसका जो बाहरी आवरण होता है, इसका बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट से ढका रहता है। मूंगा जब मरता है, मरने के बाद एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे जमते हुए सागर में चले जाते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर जमते चले जाते हैं तो इससे धीरे धीरे सागर में यह भाग जो है उभर कर सामने आ जाता है और द्वीप के रूप में दिखाई देने लगता है। यह जो मूंगा है बड़ा रंग बिरंगा दिखाई देता है, यह पर्यटक की दृष्टि से बड़ा आकर्षक होता है। इसलिए मालदीव जो है, मालदीव भी पर्यटक की दृष्टि से बड़ा बढ़िया जगह है यहाँ पर। तो मालदीव जो है पूरा का पूरा कोरल से बना हुआ है। अगर पूछा जाए भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है, तो भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो खींचा गया है ये है 8 डिग्री का चैनल। किसके किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री का चैनल स्थित है। अब चैनल क्या चीज है? चैनल किसे कहा जाएगा? तो दो स्थल राशियों के बीच स्थित सकरा जलीय क्षेत्र, दो स्थल राशियों के बीच स्थित वह सकरा जलीय क्षेत्र जहां पर पानी का प्रवाह या समुद्र का प्रवाह निम्न या धीमी गति से होता है, उसे कहा जाता है चैनल। या इस प्रकार से समझ सकते हैं, दो स्थलों के बीच वह समुद्री भाग, दो स्थलों के बीच वह सकरा समुद्री भाग जहां पर पानी का प्रवाह निम्न गति से होता है, उसी को चैनल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इधर की तरफ है मालदीव तथा ऊपर की तरफ है ये है लक्षद्वीप जो इंडिया का भाग है। अब इनके बीच में सकरा जलीय क्षेत्र स्थित है और इस जलीय क्षेत्र से यहाँ से होके 8 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है तथा 8 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है 8 डिग्री का चैनल। 8 डिग्री अक्षांशी रेखा गुजरने के कारण इसे क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल। तो ये याद रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल स्थित है। आगे चलते हैं, इंडोनेशिया। अगला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर बात किया जाए तो इंडोनेशिया जो है यह महान चैनल के द्वारा या ग्रेट चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। या पूछा जाए भारत एवं इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल स्थित है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच महान चैनल या ग्रेट चैनल स्थित है। कहाँ पर स्थित है देख सकते हैं, ये हमारा भारत है। भारत में अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा। इस प्रदेश का नाम है अंडमान और निकोबार। इस प्रकार से जब अंडमान और निकोबार के एकदम दक्षिणी सिरे पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं अंडमान जो है 4 द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान उत्तर के 4 द्वीपों को मिलाकर अंडमान कहा जाता है तथा नीचे के 3 प्रमुख द्वीपों को मिलाकर निकोबार कहा जाता है। इसमें जो सबसे दक्षिणी द्वीप है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में यहीं पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। पीछे आप पढ़ भी चुके हैं इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इस इंदिरा पॉइंट से जब और थोड़ा सा दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ पर हमको सकरा समुद्र का क्षेत्र दिखाई देता है, सकरा जलीय क्षेत्र दिखाई देता है और इसके बाद इंडोनेशिया का एक द्वीप मिलता है। इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। अब अगर पूछा जाए अंडमान और निकोबार के बीच अंडमान और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल स्थित है, तो अंडमान और निकोबार या अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच यहाँ पर स्थित है ग्रेट चैनल या महान चैनल। या इसी को कहा जाए भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल स्थित है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है ग्रेट चैनल। इसी ग्रेट चैनल को महान चैनल भी कहा जाता है। ग्रेट चैनल को महान चैनल के नाम से भी जाना जाता है।
महान चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो महान चैनल इंडोनेशिया और भारत के बीच स्थित है। ये भारत का भाग है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, और ये वाला जो भाग है ये इंडोनेशिया का भाग है, सुमात्रा द्वीप है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो चैनल स्थित है इसी को कहा जाता है महान चैनल। आगे चलते हैं। आगे देखिए एक और हमारा महत्वपूर्ण चैनल है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के बीच में भी एक चैनल बनता है। अगर बात किया जाए या पूछा जाए भारत और म्यांमार के बीच कौन सा चैनल या कितने डिग्री चैनल स्थित है, कौन सा चैनल है, तो भारत और म्यांमार के बीच कोको चैनल स्थित है। ये देखिए ये भारत है। भारत में जब पूर्वोत्तर में हम लोग जाते हैं यहाँ पर एक देश मिलता है हमको, इस देश का नाम है म्यांमार। यहाँ पर देख सकते हैं इस देश का नाम है म्यांमार। इसी म्यांमार का पुराना नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था तथा म्यांमार किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग हुआ, इस सबको आप बताएंगे। तब मांडले जेल कहाँ पर है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर एक नदी है और इसे म्यांमार की गंगा कहा जाता है। इस नदी का नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी जो है म्यांमार की गंगा के नाम से जाना जाता है तथा यह म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। जब इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इरावदी नदी के मुहाने पर दो द्वीप स्थित हैं। एक द्वीप का नाम जो उत्तर की तरफ है इसका नाम है प्रीपेरिस द्वीप, इसका नाम है प्रीपेरिस द्वीप, तथा जो दक्षिण में स्थित है इसका नाम है कोको द्वीप। दक्षिण वाले का नाम है कोको द्वीप, उत्तर वाले का नाम है प्रीपेरिस द्वीप। अब यहीं पर कोको द्वीप और अंडमान के बीच यहाँ पर एक चैनल स्थित है, इसी को कहा जाता है कोको चैनल। अंडमान और कोको चैनल के बीच, कोको द्वीप के बीच एक चैनल स्थित है जिसे कहा जाता है कोको चैनल। किसके किसके बीच है कोको चैनल? तो कोको द्वीप एवं अंडमान के बीच, कोको द्वीप एवं अंडमान के बीच एक चैनल स्थित है। इस चैनल का नाम है कोको चैनल। चैनल क्या होता है ये अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो कोको द्वीप एवं अंडमान के बीच कौन सा चैनल स्थित है? कोको चैनल। अब बात किया जाए कोको द्वीप किसका है, तो कोको द्वीप म्यांमार का है। वर्तमान में इस पर अधिकार किसका है? इस पर अधिकार है म्यांमार का। कोको द्वीप म्यांमार का है तथा अंडमान किसका है? भारत का। अगर द्वीपों के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कोको चैनल किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, तो आप कह सकते हैं कोको द्वीप और अंडमान के बीच। अब अगर देश के हिसाब से पूछा जाए कि कोको चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो कोको चैनल हो जाएगा भारत एवं म्यांमार के बीच। भारत एवं म्यांमार के बीच क्यों? क्योंकि अंडमान पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है तथा कोको चैनल पर, कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। इसलिए कोको द्वीप एवं अंडमान के बीच या म्यांमार और भारत के बीच कौन सा चैनल स्थित है? कोको चैनल स्थित है। आगे चलते हैं। अब बात आती है भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा कितना होगी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर भारत की समुद्री सीमा की बात किया जाए तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कोई देश किसी जलीय भाग या किसी समुद्री भाग का कितने किलोमीटर अंदर तक उपयोग कर सकता है, इसी को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला है प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल तथा तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये 3 भाग हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र या इसी को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल तथा तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब बात किया जाए ये जो भारत का तट है, ये भारत का तट है, दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का। अब आप देखेंगे तट जो है कटा फटा हुआ है, ये तट कटा फटा हुआ है। इन कटे फटे तटों को मिलाने के लिए एक कल्पित रेखा खींची जाती है जिसे कहा जाता है आधार रेखा। कटे फटे तटों को मिलाने के लिए एक रेखा खींची जाती है और इस रेखा को कहा जाता है आधार रेखा। अब आधार रेखा समझ में आया होगा। आधार रेखा क्या है? तो
देश के कटे फटे तटों को मिलाने के लिए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा कहा जाता है। अब अगर बात किया जाए प्रादेशिक जल सीमा की, तो प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहां से कहां तक होगा? तो इसका विस्तार होगा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील को हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा समुद्री मील। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। अब बात आती है 1 नॉटिकल मील में कितने समुद्री मील होंगे या कितने किलोमीटर पर 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होंगे? तो यहाँ तक लिखा गया है 1 नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर होते हैं 1 नॉटिकल मील में। तो कितने नॉटिकल मील तक होगा भारत का प्रादेशिक जल सीमा? यह होगा 12 नॉटिकल मील तक। इसका मतलब यहाँ से आधार रेखा से जो आधार रेखा खींची गई है कटे फटे तटों को मिलाने के लिए, यहाँ से लेके 12 नॉटिकल मील तक का इसके साथ जो क्षेत्र होगा इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा प्रादेशिक जल सीमा। दूसरा है इसमें संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र या इसी को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल कितने दूरी तक होगा? तो इसका विस्तार है 24 नॉटिकल मील तक। 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल का विस्तार है। इसका मतलब आधार रेखा से लेके 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल या इसी को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। तीसरा आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है यह 200 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानचित्र में यहाँ पर दिखाया गया है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो भारत की या किसी भी देश की प्रादेशिक सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल तथा तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा कितने नॉटिकल मील तक है? तो 12 नॉटिकल मील तक। संलग्न क्षेत्र कितना है? 24 नॉटिकल मील तक तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये है 200 नॉटिकल मील तक। आइए आगे चलते हैं, अगले मानचित्र पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वही दिया गया है समुद्र के कटे फटे तटों को मिलाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। कटे फटे तटों को मिलाने वाली जो कल्पित रेखा होती है उसी को क्या कहा जाता है? आधार रेखा कहा जाता है। अब इसमें पहला है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है? तो हमने अभी आपको बताया आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक या आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी तक का जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है इसी को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। 1 नॉटिकल मील में कितना, 1 समुद्री मील में कितना होता है या 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्षेत्र है इस पर भारत को क्या अधिकार है? तो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है या भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है इस पर भारत को वो समस्त अधिकार है जो भारत को अपने मुख्य भूभाग पर अधिकार मिले गए हैं। यानी कि भारत जो अपने मुख्य भूभाग पर कर सकता है वो 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में भी कर सकता है। ये भारत को यहाँ पर संपूर्ण अधिकार दिया गया है। आगे आते हैं, दूसरा है संलग्न क्षेत्र। अगर संलग्न क्षेत्र की बात किया जाए इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो संलग्न क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए जो संलग्न क्षेत्र है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो संलग्न क्षेत्र का विस्तार है आधार रेखा से लेके 24 नॉटिकल मील तक। आधार रेखा वही जो कटे फटे तटों को मिला रही थी, तो कटे फटे तटों से जो रेखा मिला रही थी उसी को आधार रेखा कहते हैं और इसका विस्तार है आधार रेखा से लेके 24 नॉटिकल मील तक या 24 समुद्री मील तक है। इस पे भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं? इन क्षेत्र में भारत जो है अपने समुद्री भाग का साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये भारत की सीमा है और कोई बाहरी जहाज आकर भारत की सीमा में
प्रवेश कर दिया तो भारत को उस पर सीमा शुल्क वसूलने का पूरा अधिकार है तथा इस पर और कौन सा अधिकार है, इस पर वित्तीय अधिकार भी भारत को प्राप्त है। कितने नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, 24 नॉटिकल मील तक। एक नॉटिकल मील याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील बराबर हमेशा होगा 1.85 किलोमीटर। तो 24 से गुणा करके आप निकाल सकते हैं कि भारत के तट से कितने किलोमीटर तक की दूरी का क्षेत्र होगा। आइए तीसरे पे चलते हैं। अगला तीसरा है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये भारत का तीसरी समुद्री सीमा है और इसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो विस्तार है, इसका विस्तार है आधार रेखा से 200 समुद्री मील या 200 नॉटिकल मील तक। इस क्षेत्र में भारत क्या कर सकता है, तो इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें जो है भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। इन क्षेत्रों में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है तथा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। यानी कि अगर हमको परमाणु बम या बम का परीक्षण करना है तो हम 200 नॉटिकल मील तक की क्षेत्र में कर सकते हैं, या 200 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री भाग है वहां पर हम नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए जा सकते हैं तथा यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है इनका भी दोहन भी कर सकते हैं, इसमें इनका परीक्षण भी कर सकते हैं। अब जो 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है, 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है उच्च सागर। 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर का विस्तार हो जाता है और यहाँ पर सभी देशों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भारत की समुद्री सीमा 3 भागों में बटी है। पहला है संलग्न क्षेत्र, पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल तथा तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। पहले का विस्तार कितना है, तो पहले का विस्तार है 12 नॉटिकल मील, दूसरे का 24 नॉटिकल मील तथा तीसरे का 200 नॉटिकल मील। इस प्रकार आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है, इसके बाद उच्च सागर का विस्तार हो जाता है और उच्च सागर में समस्त देशों को समान अधिकार प्राप्त है। ये है भारत की समुद्री सीमा। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आखिर श्रीलंका को भारत के मानचित्र के साथ क्यों दिखाया जाता है। तो यही जो भारत की समुद्री सीमा है, इसी के साथ जब हम भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं तो भारत की समुद्री सीमा के अंदर श्रीलंका भी आ जाता है, इसलिए श्रीलंका को भारत के मानचित्र के साथ दिखाया जाता है। यहाँ तक आते आते हमारा जो पहला लेसन था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, उसकी सीमाएं, जलीय सीमाएं तथा जलीय पड़ोसी देश, ये कंप्लीट हुआ। अब कल से जो है हम लोग फिजिकल इंडिया या भौतिक भारत को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो आज तक जितना हम लोग पढ़े हैं, आज चौथी क्लास है, 4 क्लास में हम लोग भारत के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिए हैं। आज जो है हम आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, आप इनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न 1 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है?
लंबी सीमा बनाता है। ये है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांशीय विस्तार लिखिए, या भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका भारत से किस जल संधि के द्वारा पृथक होता है? श्रीलंका भारत से किस जल संधि के द्वारा पृथक होता है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद इसका जो प्रैक्टिस होगा, इसका प्रैक्टिस जो है हम करवाएंगे, प्रैक्टिस जो है इसका करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।